सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवॉल्यूट क्या होता है या इवोल्यूट क्या होता है। सी एंड C1 आर टू कर्व्स। हमारे पास कोई सी दो कर्व हैं, एक का नाम C1 है, दूसरे का नाम C है। इफ देयर इज वन कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ C एंड C1, यानी जितने C1 के पॉइंट हैं उतने C2 के पॉइंट हैं या C के पॉइंट हैं, उनके दरमियान वन कॉरेस्पोंडेंस है। आपको पता है वन कॉरेस्पोंडेंस क्या होती है कि तादाद में वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन C के किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है इज नॉर्मल टू द कॉरेस्पोंडिंग पॉइंट ऑन C1। अब यहाँ यही बात जो है ना समझने वाली है कि आप एक कर्व के, अब यहाँ पे C1, अब मैं फिगर की बात कर रहा हूँ, C फिगर के एक पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रा किया। ये टेंजेंट जो है वो दूसरी कर्व के पॉइंट पे नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये है कि दूसरी कर्व के ऊपर भी टेंजेंट ड्रा करें और ये वाला टेंजेंट दूसरे टेंजेंट के अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो हमारे पास उसका नॉर्मल कहलाएगा। तो जिसके ऊपर नॉर्मल होता है, यानी या वो एंगल 90 का बन रहा होगा या परपेंडिकुलर बन रहा होगा, वो कर्व हमारे पास कहलाएगी इनवोल्यूट। और जिसका टेंजेंट दूसरे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है वो हमारे पास इवोल्यूट कहलाएगी। सिंपल। अब अगर आप इस कर्व में दोनों कर्व को फिर दोबारा एक बार देखें तो C जो कर्व है इसके ऊपर कहीं पर भी आपको 90 का एंगल नज़र नहीं आ रहा। अगर आप दूसरी की बात करें तो वो हमारे पास ये जो टेंजेंट है, C का जो टेंजेंट है दूसरी के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो कर्व हमारे पास इनवोल्यूट, और जिस कर्व से टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं वो इवोल्यूट कहलाएगा। अब पेपर में सवाल क्या आया था? पेपर में सवाल ये आया था कि हमारे पास एक कर्व जो है वो दूसरे कर्व के अगर टेंजेंट जो है वो नॉर्मल होता है तो वो इनवोल्यूट टू इवोल्यूट होता है या इवोल्यूट टू इनवोल्यूट होता है या बोथ होते हैं या नन ऑफ दीज होता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इवोल्यूट टू इनवोल्यूट होता है। इवोल्यूट से इनवोल्यूट की तरफ हम जाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं, क्योंकि जितने भी हमने लास्ट टाइम अभी टॉपिक जो डिस्कस किए हैं वो उनमें आपने देखा बहुत लेंथी जो है ना वो टॉपिक डिस्कस किए हैं। इंट्रिंसिक हो गया, आर्क लेंथ हो गया, और उसके बाद लास्ट टाइम हमने जो कल पढ़ा था इसको भी हमने देखा है। तो जितने भी ये टॉपिक हमारे पास हैं ये बड़ी लेंथी हैं। पेपर में मैंने सिर्फ इसीलिए आपको दिया कि फिर आप ये कहेंगे कि सर जस्ट उनको डिफाइन तो करते जा रहे हैं लेकिन इनके रिलेटेड हमें एग्जांपल नहीं दे रहे। तो मैंने इसीलिए कोशिश किया कि आप लोगों को साथ साथ जो है ना वो एग्जांपल भी देता जाऊं। तो कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो वो जस्ट पूछते हैं, कर्वेचर को डिफाइन कर लेते हैं। कर्वेचर का क्या मतलब है? बेंडिंग ऑफ कर्व होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर का जो है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इस तरह की टू दी पॉइंट बातें जो है ना, क्योंकि 1 मिनट में हमने एक MCQ को हल करना होता है। अब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी जो है ना बहुत अहम है। नॉर्मल टू a given curve is a tangent to its evaluate। अब देखें ये जो हमारे पास ये एक टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट ये आ रहा है दूसरी कर्व का। वो कह रहा है ये जो नॉर्मल है, अब ये जो है ना इसका नॉर्मल है। ये जो हमारे पास Q पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया है ये नॉर्मल है दूसरी टेंजेंट के ऊपर। अब ये जो टेंजेंट है उसने कभी कहा है नॉर्मल टू अ गिवन कर्व,
कि एक कर्व का जो नॉर्मल है वो इवालुएट का टेंजेंट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो इवालुएट की कर्व है, ये जो नॉर्मल है दूसरी कर्व के ऊपर, ये उसका टेंजेंट कहलाता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है इवालुएट की, कि इवालुएट का जो लाइन होगी वो दूसरी कर्व के इन्वोल्यूट के ऊपर नॉर्मल होती है, और वो जो नॉर्मल है इवालुएट का टेंजेंट कहलाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू रेडियाई। अब यहाँ पे हम रेडियाई को देखते हैं, एक ये रेडियाई है और एक ये रेडियाई है। रो 1 और रो 2 हमारे पास जो है वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं। तो ये जो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा P बनाया है, P1 और P2, ये वाला जो दरमियान में है, ये हमारे पास हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ कर्व। अब ये जो रो 1 है या रो 2 है, ये इनकी जो लेंथ है इज इक्वल टू द आर्क बिटवीन द कोस्पेंडिंग पॉइंट ऑफ द इवोल्यूट। अब इवोल्यूट अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इवोल्यूट है। अब इस कर्व की ये लेंथ है Q1 से लेकर Q2 तक, एक ये लेंथ है, और दूसरी जो लेंथ हमारे पास कर्व की है वो S1 है, जो कि A और हमारे पास Q तक है। वो कह रहे हैं कि रो 1 की लंबाई या रो 2 की या रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो लंबाई है वो हमारे पास आर्क के डिफरेंस के बराबर होगी। अब आर्क का डिफरेंस किसके आर्क का? इवोल्यूट का। जो अपर हमारे पास ये कर्व है ये इवोल्यूट की है। अब इसमें एक हमारे पास जो कर्व की लंबाई है वो टोटल एक कर्व बन रही है वो S2 है, और एक हमारे पास बन रही है वो S1 है। S2 में से S1 को माइनस करेंगे वो बराबर होगी हमारे पास रो 2 में से रो 2, या ये वैसे यहाँ पे या रो 1 लिखना चाहिए था या रो 2 लिखना चाहिए था, या इनके दरम्यान माइनस नहीं है। तो ये हमारे पास ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक हमारे पास रेडियस की जो लंबाई होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वो उनके आर्क के डिफरेंस के बराबर होती है। और ऊपर वाले में ये था कि एक कर्व का जो नॉर्मल होता है वो इवाल्युएट का टेंजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। अभी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये है एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। ये एक कर्व की बात हो रही है कि एक कर्व के दरमियान जो एरिया होता है हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास सर्कल का एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, अगर रेक्टेंगल का एरिया है तो हम बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर स्क्वायर का है तो एक साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। तो काफ़ी सारी शेप्स ऐसी हैं जिनका हम एरिया मालूम कर सकते हैं। अगर ये जो फिगर दी हुई है इसमें आप देखें ये कर्व के अंडर एरिया है। अब इस कर्व के अंडर जो एरिया होता है इसको निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका हमारे पास कोई प्रॉपर प्लेन ज्योमेट्री में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इंटीग्रेशन हमें ये मदद देता है कि एक कर्व के अंडर जो एरिया होता है हम उसको अगर बाउंड्री पॉइंट का पता हो तो हम वो एरिया मालूम कर सकते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये देखिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा। इन द इंटरवल ए से बी तक ये एक इंटरवल है। देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगा ए से बी इंटीग्रेट कर लेंगे उस फंक्शन को या उस कर्व को, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, उस कर्व का एरिया आ जाएगा। तो एग्जांपल मैंने एक लिया, कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय द कोसाइन कर्व y इज इक्वल टू cos x एंड रियल एक्सेस फॉर वो 0 से लेकर 2 पाई तक हमने इसका एरिया मालूम करना है। तो 0 से लेकर पाई तक ये जो cos की जो कर्व हमारे पास है वो इस तरह से मूव करती है। अब देखें ये कर्व 0 से लेकर पाई तक x एक्सेस से अबव है, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक कर्व उस x एक्सेस से बिलो है, और 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक फिर x एक्सेस से अबव हमारे पास एरिया बनता है। अब आपने ये देखा होगा कि अगर मैं इसको देखूं कि अगर मैं डायरेक्ट cos x की इंटीग्रेशन लेके लिमिट पुट कर दूं तो वो हमारे पास जवाब जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 2 पाई जो भी 0 होता है और साइन 0 भी हमारे पास 0 होता है जब इस cos x की इंटीग्रेशन लेंगे। लेकिन इस फिगर के अंदर अगर हम नोट करें तो हमारे पास जो एरिया है वो नज़र आ रहा है। क्या एरिया, तो इस कर्व का तो एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता,
तो फिर हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव एरिया अलग निकालेंगे, नेगेटिव एरिया अलग कर लेंगे। हम 0 से लेकर पाई 2 पाई तक हमारे पास ये जो इंटीग्रल है हम इसकी पार्टीशन कर सकते हैं कि 0 से लेकर पाई तक अलग मालूम करें, पाई/2 से लेकर 3π/2 तक अलग मालूम करें, क्योंकि पाई/2 से लेकर 3π/2 तक ये जो हमें एरिया आ रहा है ये बिलो द एक्स एक्सिस है, यानी नेगेटिव शो कर रहा है। एरिया नेगेटिव होता नहीं है तो आएगा तो नेगेटिव, हम फिर नेगेटिव से उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मज़ीद वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एरिया लेंथ ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती हैं। और मुझसे जो है इंटरव्यू में पूछा गया था, क्योंकि मीट्रिक का उसने पूछा था व्हाट इज़ मीट्रिक, तो मैंने डिफ़ाइन किया था तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, तो उसने फ़ौरन मुझे रोक लिया था कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास नेगेटिव क्यों नहीं होता। तो डिस्टेंस कम से कम 0 हो सकता है कि हम अपने उसी पॉइंट पे ठहरे रहें तो डिस्टेंस 0 रहेगा। अब बाकी आप जिस डायरेक्शन भी मूव करें, हम डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है लेकिन डिस्टेंस हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर जो ये जो एरिया है ये डाउन द एक्स एक्सिस है, इस वजह से नेगेटिव शो करेगा, तो नेगेटिव को मैं फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इस अपने इंटरवल को ब्रेक कर दूंगा। तो ये हमारे पास किया हुआ है। तो मैंने इस इंटरवल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जो दूसरा हिस्सा है पाई/2 से लेकर 3π/2 तक, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया है। नेगेटिव इसलिए कि जो जवाब हमारे पास नेगेटिव आएगा वो उसको पॉजिटिव कर देगा। बाकी मैंने इसको साइन cos x की जो इंटीग्रेशन होती है वो sin x होती है, लिमिट लगा दी, लिमिट पुट की, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो आंसर आया है वो 4 आया है, क्योंकि cos 3π/2 जो है वो -1 के बराबर होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है, ये अभी जो हमने पढ़ा है एरिया अंडर द कर्व पढ़ा है। अब ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये एरिया बिटवीन द कर्व्स है, कि दो कर्व्स के बिटवीन भी हमारे पास एरिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरह भी हो सकता है कि एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक कर्व ऐसे जा रही है, दूसरी कर्व ऐसे जा रही है। अब अगर ये एरिया मालूम करना हम चाह रहे हैं तो अब देखें दो कर्व के बिटवीन भी हम एरिया मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वो दो लाइनों का होना ज़रूरी है। अब देखें ये एक्स एक्सिस और ये भी एक्स के कहाँ से कहाँ तक बाउंडिंग होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या दो कर्व के बिटवीन हम एरिया कैसे मालूम करेंगे, उसका तरीक़ाकार हमारे पास है। इफ़ दी फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस इन ए बी, इफ़ वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के बराबर या बड़ा होना चाहिए, जो बड़ा फंक्शन होगा उसको पहले रखेंगे और जो छोटा फंक्शन होगा उसको माइनस करके फिर हम लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स बड़ा फंक्शन है उसको पहले, जो जी ऑफ एक्स है वो छोटा फंक्शन है उसको बाद में रखेंगे माइनस करके, और हमें वो लिमिट बता देगा कि ए से बी तक है। तो देखते हैं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व 3x है, दूसरी कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और लाइनें बता दें कहाँ से कहाँ तक x है, वो 1 से लेकर 3 तक है। तो हमारे पास ये जो 3x है वो x स्क्वायर से बड़ा है, तो 3x को f ऑफ x कह दिया और x स्क्वायर को हमने g ऑफ x कह दिया। इसको हमने इंटीग्रेट किया, 1 से 3 तक लिमिट हमारे पास है। इंटीग्रेट करने के बाद हमने अपर लिमिट पहले पुट की माइनस फिर लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 10/3 आ गया है। ये एरिया बिटवीन द कर्व। अब अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन का रियल लाइफ में कहाँ मिसाल, इसका एग्जांपल दें। तो इंटीग्रेशन की रियल लाइफ में एग्जांपल ये है कि हम किसी भी चीज़ का हम एरिया मालूम कर सकते हैं। अब देखिए क्यों कि उसने वो हमसे पूछ सकते हैं कि एरिया हम दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं, हमें इंटीग्रेशन पढ़ने की क्यों ज़रूरत हुई। तो फिर आप वहाँ पे ये जवाब दे सकते हैं कि अगर दो कर्व के बिटवीन एरिया हो तो फिर तो वो हमें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना तो आसान है, लेकिन हमारे पास अगर दो कर्व के बिटवीन एरिया निकालना आ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इंटीग्रेशन हमें ये मदद कर सकता है कि हम एरिया आसानी से मालूम कर सकते हैं।